सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो सही उत्तर होगा हरियाणा में। तो अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 इसका आयोजन अभी किया जा रहा है कहां पे, हरियाणा में। अभी 29 जनवरी को ये शुरू हुआ, 4 फरवरी तक ये चलेगा। इस बार इसका ये 8वां संस्करण है। हरियाणा में भी कहां पे हो रहा है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक जगह है पहोवा सरस्वती तीर्थ स्थल, वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन हरियाणा की समृद्ध संस्कृति, शिल्पकला और पारंपरिक विरासत का एक अद्भुत संगम होगा। और इसका आयोजन करने का उद्देश्य की बात करें तो पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को एक वैश्विक मंच प्रदान करना। और ये 7 दिनों का कार्यक्रम है। तो इस 7 दिवसीय महोत्सव को गीता महोत्सव की तर्ज पर मनाया जा रहा है। अच्छा, इसमें याद रखना है स्टेट पार्टनर कौन है, भागीदार राज्य की बात करें तो वो इसमें कौन है, तो राजस्थान है। अब बात हरियाणा की है, मैं आपको हरियाणा लेकर के चलूंगा। लेकिन देखो महोत्सव कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। तो सरस्वती से मुझे कुछ याद आ रहा है और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान सुना है इसके बारे में, ये पूछा गया था सरस्वती सम्मान कौन देता है, किसके द्वारा दिया जाता है। तो याद रखना के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और मैं पूछ लूं अभी लास्ट एडिशन जो दिया गया था सरस्वती सम्मान का 33वां संस्करण था, 2023 के लिए दिया गया था। किसे, प्रभा वर्मा को, रुद्र सात्विकम के लिए, जो कि एक मलयालम लेखक है। पढ़ा था हमने, आपको याद होगा। अच्छा, मैं आपको हरियाणा ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, कुछ महोत्सव ही हम रिवाइज कर लेते हैं। कुछ फेस्टिवल्स में आपको रिवाइज करवाता हूं, पहले जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे वो करवाऊंगा। देखो, एक गंगा उत्सव के बारे में हमने पढ़ा था, हरिद्वार में इसका आयोजन हुआ। निंगोल चक्कोबा त्योहार और संगाई फेस्टिवल ये मणिपुर में, रण उत्सव गुजरात में, कागयेद नृत्य महोत्सव सिक्किम में, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। संस्कृति उत्सव अभी उत्तर प्रदेश में, और एक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव होता है, ये हैदराबाद में मनाया गया। अभी ग्रामीण भारत महोत्सव नई दिल्ली में मनाया, जिसमें आदर्श वाक्य था गांव बड़े तो देश बड़े। मकर विलक्कू उत्सव केरला में, फ्लेमिंगो फेस्टिवल अभी आंध्र प्रदेश में मनाया गया, और गान नगाई महोत्सव अभी मणिपुर में मनाया गया। 5 दिनों का ये त्योहार होता है। किस समुदाय के द्वारा, जेलियान ग्रोंग समुदाय के द्वारा। ठीक है, तो ये तो 10 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हमने देख लिए अभी करंट अफेयर्स वाले। अब मैं आपको हरियाणा ले चलता हूं। तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ होती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ का स्टेट एनिमल ब्लैक बक हो गया, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट फ्लावर है लोटस और स्टेट ट्री है पीपल। आपको याद होगा हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय ये बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। अभी अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 2024 का आयोजन हुआ फरीदाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 हुआ कुरुक्षेत्र में, और इसमें पार्टनर कंट्री तंजानिया था और पार्टनर स्टेट उड़ीसा था। हरियाणा के गोरखपुर में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र आपको मिल जाएगा। हरित आवरण बढ़ाने के लिए वन मित्र योजना इसने शुरू की थी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये आपको हरियाणा में मिल जाएगा, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के परिसर में। हर घर हर गृहिणी योजना यहाँ शुरू हुई थी। पहली बार ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग 2024 ये इसका आयोजन हुआ था हरियाणा में। उसके अलावा आईटी सक्षम युवा योजना यहाँ शुरू हुई। ब्रिटेन का साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी अपना परिसर का स्थापित करेगा गुरुग्राम में। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय बना चंडीगढ़ में। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया फरीदाबाद में। और पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ शुरू हुई, हरियाणा में। अच्छा, ये जो ऊपर पड़ा था वही है। उसके अलावा विनबैक्स एक्सरसाइज, ये विनबैक्स ये वियतनाम और भारत के बीच में हुआ था, कहाँ पे, अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा में। अभी 2024 में हमने पढ़ा था, उसकी बात कर रहे हैं। बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना था कौन सा, गोवा, जबकि पहला हरियाणा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अभी 10 साल भी पूरे हो गए। ये कहाँ से शुरू हुई थी, हरियाणा के पानीपत से, 22 जनवरी 2015 को। सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन अभी लॉन्च किया था महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लिए हरियाणा में ही। तो हरियाणा से ये 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने और रिवाइज कर लिए। करंट अफेयर्स के प्रश्न ये सारे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया, तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान, इन्होंने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है, जो समाज में एकता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। और इसके लिए एक नारा भी दिया गया है, हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ।
अच्छा, हैंड इन हैंड से मुझे याद आता है, इस तरह का एक एक्सरसाइज भारत करता है, बता सकते हो किस पड़ोसी देश के साथ करते हैं हम? तो चाइना के साथ हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत करता है। अब इसी तरह के कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जहां हम देखेंगे 2024 को, 2025 को हम किस वर्ष के रूप में मना रहे हैं, कौन मना रहा है, वो मैं आपको सारे रिवाइज कराऊंगा। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे इसी तरह का पूछता हूं, जैसे इन्होंने कहा ना कि यूनाइटेड अरब अमीरात 2025 को समुदाय का वर्ष मना रहा है, तो एक प्रश्न बनता है, ये उत्तर प्रदेश के किसी एग्जाम में पूछा गया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर होगा क्या? 1952 में। एक्चुअली में 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसकी सिफारिश 1949 में फिस्कल कमीशन और 1952 में और फूड कमेटी ने की थी। ये ग्रामीणों के समग्र विकास के उद्देश्य से एक बहु परियोजना कार्यक्रम था। तो प्रश्न केवल इतना सा ही आया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ था? 1952। अब जो मैंने आपको बोला वो मैं आपको इसी तरह के प्रश्न और क्या क्या हमने पढ़े वो रिवाइज कराता हूं, ध्यान से सुनना। एक आपको याद होगा, अभी AICTE ने 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया। AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यूनाइटेड नेशन ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष घोषित किया था। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने ही 2025 को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। नेपाल ने 2025 को विश्व पर्यटन वर्ष घोषित किया। भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। रक्षा मंत्रालय ने 25 को सुधारों का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया। भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष या संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाएंगे। अभी यूनाइटेड नेशन ने 2025 को ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने एक साथ आपको रिवाइज करवा दिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्जिया को किससे मुक्त घोषित किया है? तो आंसर होगा मलेरिया। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्जिया देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अब तुर्की ये यूरोपीय क्षेत्र का एकमात्र देश रह गया है जो अभी भी मलेरिया मुक्त नहीं हुआ है। और ये आप कह सकते हो जॉर्जिया मलेरिया मुक्त होने वाला 45वां 45 नंबर का देश बन गया है जो मलेरिया से मुक्त हो गया है। अच्छा, पहले हम मलेरिया की बात करते हैं। तो मलेरिया ये किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। इसका रोगवाहक होता है, वेक्टर होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। और इसके लिए कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? कुनेन की दवा, जो कि सिनकोना वृक्ष की छाल से मिलती है। और ये प्रभावित किसको करता है? RBC को प्रभावित करता है। और आपने पढ़ा होगा वैसे WHO ने मलेरिया की 2 वैक्सीनों को अभी तक मंजूरी दी है। सबसे पहले मॉस्क्यूरिक्स को दिया था, उसके बाद R21 मैट्रिक्स 21 वैक्सीन को इसने मंजूरी दे दी थी। मलेरिया दिवस हम कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। और हमारा लक्ष्य क्या है मलेरिया को खत्म करने का? भारत का 2030 है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी बात हुई है और जॉर्जिया की भी बात हुई है, हम दोनों की बात करते हैं। पहले मैं आपको जॉर्जिया ले चलता हूं। ये रहा मैप में जॉर्जिया। कैपिटल तबिलिसी हो गई, करेंसी है जॉर्जियाई लारी और प्रेसिडेंट है मिखाइल क्वेलश्विली। अब WHO की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और हेड है टेड्रोस अधानोम। आपको याद होगा WHO ने सारा नाम से एक AI डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया था। WHO ने अभी नेपाल के धुलिखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया था। WHO ने मिस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जो भी मेडिकल डिवाइसेज होते हैं उसकी जानकारी यहाँ मिल जाएगी आपको। उसके अलावा अभी WHO ने भारत की पहली स्वदेशी एरबा MDX मंकी पॉक्स RT-PCR, जिसको मेडटेक जोन ने बनाया है, मंकी पॉक्स की जांच के लिए इसको मंजूरी दे दी थी। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बना था जॉर्डन। अभी भारत को ट्रैकोमा से मुक्त घोषित कर दिया था WHO ने। उसके अलावा WHO से मंजूरी मिल गई है जाइवेक TCV को, जो कि एक टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन है, जिसको जाइडस नाम की कंपनी ने बनाया, गुजरात की कंपनी है। उसके अलावा हमारा एनीमिया फ्री होने का लक्ष्य कब का है?
एनीमिया मुक्त होने का लक्ष्य है 2047, टीबी को खत्म करने का हमारा लक्ष्य है 2025 का, और मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य है 2030 का। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में बहुभाषी शासन के लिए भाषिणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। अच्छा, पहले हम बात करते हैं कि ये भाषिणी है क्या। तो भाषिणी ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत एक क्रांतिकारी पहल है और इसका उद्देश्य है सभी भारतीयों को इंटरनेट और सेवाएं उनकी भाषा में आसानी से उपलब्ध करवाना। और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 में लॉन्च किया था 22 भारतीय भाषाओं के साथ में। तो अभी भाषिणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है कौन सा? त्रिपुरा। भाषिणी का यहाँ पे फुल फॉर्म भी होता है भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, और इसे डेवलप किया नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के अंतर्गत। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री पढ़ते हो हमारा। और अगर आप हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आपको याद आएगा ये 2023 की बात है जब वाराणसी में काशी तमिल संगम कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। वहां पे मोदी जी ने भाषण दिया था, तो उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था और इस भाषिणी एआई जो सॉफ्टवेयर है इसने रियल टाइम में उस हिंदी भाषण को तमिल भाषण में कन्वर्ट कर दिया था, अनुवादित कर दिया था। और तब मैंने आपको बहुत बार ये पॉइंट रिवाइज भी करवाया था। ठीक है, तो ये वही भाषिणी है। तो सिंपल सा याद रखेंगे कि भाषिणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया? तो त्रिपुरा बन गया। अब मैं आपको यहाँ पे क्या करवाऊंगा, एक तो हम त्रिपुरा चलेंगे, उसके अलावा इस तरह के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करंट अफेयर्स के रिवाइज करवाने वाला हूं, जहां पे हमने देखा था कि ये इस मामले में पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया, ये उस मामले में पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया। इस तरह के जितने भी प्रश्न हमने देखे वो सारे एक साथ मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। उससे पहले एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, इसका उत्तर आप ही लोगों को करना है। क्या है प्रश्न? किस राज्य ने बंदी बाधाओं को दूर करने के लिए अभी स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था? अभी 2-5 दिन पहले ही मैंने आपको ये प्रश्न करवाया था। अब देखते हैं किस किस को याद है और किसको याद नहीं है। अब चलो, जो मैंने बोला वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। ये शीट हिंदी में यहाँ पे रखी हुई है क्योंकि मैं हिंदी में रीड करूंगा। बाकी इसकी इंग्लिश की जो शीट है वो पीछे मैंने डाल दी है, लेकिन एक बार में मैं एक ही पीपीटी को ओपन कर सकता हूं तो हिंदी वाली खुलेगी इसमें। बाकी पीडीएफ में आपको दोनों मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश, जैसे आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी देखो, पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला कहाँ पे रखी थी? असम के डिब्रूगढ़ में। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना था सिक्किम। पूर्वोत्तर के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया था असम के कामरूप जिले में। डीजे यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना था गुवाहाटी में, जो गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा है वो। आधार से जुड़े जन्म पंजीकरण को शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना था नागालैंड। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन पत्र पाने वाला पूर्वोत्तर का जो पहला रेलवे स्टेशन है वो बना था गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। उत्तर पूर्वी राज्य की पहली वंदे भारत मेट्रो असम में चली थी, गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी तक। उसके अलावा हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ लगाया गया? असम में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे शुरू हुआ? असम में। उसके अलावा पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर पूर्व का दूसरा आईआईएम खुलेगा असम के कामरूप जिले में। उत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक हुई त्रिपुरा के अगरतला में। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना था अभी मिजोरम। और ये स्वामित्व योजना भी याद रखना, ये केंद्र सरकार की योजना है, तो पूछा जा सकता है कब शुरू हुई थी? 24 अप्रैल 2020 में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको लगभग 14 क्वेश्चन इस तरह के रिवाइज करवा दिए। अब त्रिपुरा की भी बात थी तो त्रिपुरा भी चलते हैं एक बार। ये रहा मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला हो गई, मुख्यमंत्री माणिक शाह हो गए, गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। उसके अलावा होजगिरी फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। कोकबोरोक भाषा दिवस मनाया जाता है। कोकबोरोक यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है और कोकबोरोक भाषा दिवस 19 जनवरी को मनाते हैं। खर्ची पूजा फेस्टिवल होता है, गरिया पूजा फेस्टिवल, केर पूजा फेस्टिवल यहीं का है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसको जीरो लाइन कहते हैं। त्रिपुरा के बरकथाल में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया था। मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना यहाँ शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री साथ योजना शुरू हुई थी। और ये मैंने आपको बता दिया, पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक हुई थी अगरतला में। ये बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है त्रिपुरा। तो ये सब हमने देख लिया। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये और ध्यान रखना, ये आपको त्रिपुरा में ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में लॉन्च सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, इस बुक को किसने लिखा है, लेखक कौन है? तो आंसर होगा संघमित्रा चक्रवर्ती। तो अभी हाल ही में सौमित्र चटर्जी पर लेखक संघमित्रा चक्रवर्ती ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड। सौमित्र चटर्जी, वैसे इनका 2020 कोरोना पीरियड में निधन हो गया था और इनके ऊपर 2-3 एग्जाम में प्रश्न भी बने थे। तो ये बंगाली सिनेमा के आइकॉनिक एक्टर, पोएट, आर्टिस्ट और थिएटर पर्सनैलिटी थे और ये जो बुक इनके ऊपर ये लेकर के आई है संघमित्र चक्रवर्ती, तो इस बुक में उनकी बंगाली संस्कृति और विश्व स्तरीय योगदान के बारे में बताया गया है। चलो, बुक वाला प्रश्न है, बुक्स एंड ऑथर से प्रश्न है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ करंट अफेयर्स में जो हमने पढ़ी थी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट वाली अभी रिवाइज करा रहा हूँ मैं। एक बुक आई थी छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, इसको लिखा अभिजीत बनर्जी ने। दीपा मलिक जो पैरा एथलीट है उनकी ऑटोबायोग्राफी आई है ब्रिंग इट ऑन नाम से। सैयद किरमानी, इन्होंने लिखी है स्टम्प्ड, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। वे 1983 वर्ल्ड कप विजेता जो भारतीय टीम थी उसमें विकेट कीपर थे। और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, इसको अभी हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने लॉन्च किया था। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, इसको लिखा अमिताभ कांत ने। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस, इसको लिखा KS चौहान ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसको लिखा है पंकज मिश्रा ने। उसके अलावा फ्रेंड इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इस बुक को लिखा प्रोफेसर श्रीराम चोलिया ने। R अश्विन की ऑटोबायोग्राफी आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, अभी इन्होंने क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया और ये बुक इनके एग्जाम में आई थी। आप बताओ, अभी पद्म पुरस्कार के बारे में हमने पढ़ा था अलग से वीडियो, मैंने आपको सेपरेट वीडियो बना करके दिया, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बताइए इनको अभी कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है। बाकी परिमल नाथवानी ने लिखी है कॉल ऑफ द गिर, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट बुक्स हमने रिवाइज करी है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी 29 जनवरी 2025 को यानी कि कल ही के दिन इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल से अपना सोवा मिशन लॉन्च कर दिया है? तो आंसर होगा GSLV F-15। तो हमने कहा कल यानी कि 29 जनवरी 2025 को इसरो ने अपना सोवा मिशन लॉन्च कर दिया। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और इसमें इसरो ने एक NVS-02 जो कि एक नेविगेशन सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया है। किस लॉन्च व्हीकल से? तो GSLV F-15 से। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये NVS-02 से आपको समझ में आ रहा होगा ये इस तरह का दूसरा सैटेलाइट होगा। तो बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये NVS सीरीज का दूसरा सैटेलाइट है। NVS मैंने आपको बताया नेविगेशन सैटेलाइट, तो ये इसका दूसरा सैटेलाइट है। काम क्या करेगा? ये नाविक प्रणाली की, नाविक सिस्टम जो हमारा है उसकी क्षमताओं को मजबूत करेगा और लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। नाविक का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। नाविक मतलब ये भारत का एक नेविगेशन सिस्टम है। तो इस सीरीज में, NVS सीरीज में टोटल हम 5 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो कि नाविक सिस्टम को अपग्रेड करेगा। तो इस सीरीज में ये दूसरा सैटेलाइट हमने लॉन्च कर दिया जो कि इसरो का सोवा मिशन भी है। अच्छा, जिस तरह से नाविक हमने कहा ये हमारा नेविगेशन सिस्टम है, इसी तरह से अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम GPS है, रशिया का है ग्लोनास, चीन का है बैडू और हमारा है नाविक। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले या आपके मन में आ जाए कि ये NVS-02 तो हमने अभी लॉन्च कर दिया जो कि इसरो का सोवा मिशन हो गया, और किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया? तो GSLV F-15 से। इससे जो पहला वाला सैटेलाइट था NVS-01 वो कब लॉन्च किया गया था और किससे? तो वो 2023 में हमने लॉन्च किया था GSLV F-12 से। ये भी ध्यान रखना, ये भी मैं आपको बता दूं। इस तरह से अगर आप आज तक देखो कि भारत अभी तक टोटल कितने सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, तो 548 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, जिसमें भारतीय 433 है और विदेशी है 115। अब देखो बात यहाँ पे इसरो की है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1969 में, हेडक्वार्टर मिलेगा बंगलुरु में। चेयरमैन अभी नए बन गए 11वें नंबर के वी नारायणन, और मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ये कुछ अवार्ड्स आप जरूर देख लेना, ये चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को मिले थे, और ये 2 अवार्ड जो पिछले वाले जो अध्यक्ष थे S सोमनाथ उनको मिले थे। इसके अलावा ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स आप और ध्यान रखो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ये इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, और उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। पद्म भूषण 1966 और पद्म विभूषण 1972 में मिला था। इसरो के अध्यक्ष कौन थे जिनका अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा? तो सतीश धवन थे,
तीसरे नंबर के, और सबसे कम कार्यकाल वाले अध्यक्ष थे MGK मेनन, दूसरे नंबर के अध्यक्ष थे, मात्र 9 महीने का उनका कार्यकाल रहा था। अब ये इसरो से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न जो हमने पढ़े एक साथ मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। अभी इसरो ने किस रॉकेट से इनसैट 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया? तो GSLV F-14 से। नासा और जाक्सा, नासा किसका है? अमेरिका का। जाक्सा ये जापान का है। तो नासा और जाक्सा ये दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। कौन सी लकड़ी होगी? मैग्नोलिया लकड़ी। नासा ने महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? पेस मिशन। और इसरो अभी इसने टेस्ट किया था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को, उसका नाम पुष्पक है। अभी 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने किस रॉकेट से स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया था? तो PSLV C-60 रॉकेट से। ये इसरो का 99वां मिशन था। स्पेडेक्स का मतलब होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, और ये आज हमने देख ही लिया। GSLV F-15 से NVS-02 सैटेलाइट हमने लॉन्च कर दिया। इसरो अपना तीसरा लॉन्च पैड कहां पर स्थापित करेगा? तो यहीं पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में ही, जहां पर ऑलरेडी इसके पास 2 लॉन्च पैड हैं। फिर इसके अलावा एक स्टैटिक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि इसरो के पास जो एक स्पेस स्टेशन है श्रीहरिकोटा में, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वो कब स्थापित हुआ था? 1971 में। और इसरो अपना दूसरा स्पेस पोर्ट ये तमिलनाडु के थुत्तुकुडी जिले के कुलसेकरपट्टिनम में स्थापित करेगा। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अच्छा, हमारा लक्ष्य क्या है स्पेस स्टेशन बनाने का? 2035 है, और इंसानों को चांद पर भेजने का 2040 हमारा लक्ष्य है। तो ये सब ध्यान में रखना। यहाँ पे मैंने इसरो आपको रिवाइज करा दिया, और स्पेस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने रिवाइज कर लिए। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि अभी हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 29 जनवरी को। तो याद रखेंगे, हर साल 29 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन भारतीय समाचार पत्रों और उनके महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और 29 जनवरी को ही क्यों? आपको ये तो याद होगा, भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो एक आयरिश व्यक्ति थे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, उन्होंने प्रकाशित किया था। उस न्यूज़पेपर का नाम बंगाल गजट था। कब प्रकाशित हुआ था? 29 जनवरी 1780 में। इसीलिए 29 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। और ये वाली लाइन तो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं। अगर डेली आप हमसे करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा। अच्छा, वैसे इस बार की थीम भी है डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया की भूमिका। अब ये एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, और वैसे इसका उत्तर हमने दे दिया आपको। भारत का पहला अखबार कौन सा था? बंगाल गजट था। ये एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र हुआ करता था। अब डे वाला प्रश्न है, तो चलो जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज करवा दूं। और डेली आप देखेंगे 2-3 दिन में कोई प्रश्न आ रहा है, मैं आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूं। बार बार इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अभी जनवरी खत्म होने वाला है, बस 1 आध दिन में खत्म हो जाएगा। तो फिर जनवरी को हमें रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी 1 आध दिन है, खुल के फुल रिवाइज कर लेते। मैं अपनी तरफ से पूरा मेहनत कर रहा हूं। चाहूं तो मैं छोड़ सकता हूं कि कल भी करवाया था, परसों भी करवाया था, उससे 1 दिन पहले भी करवाया था, लेकिन मैं नहीं छोड़ रहा हूं। तो आप भी मत छोड़िए, मेरे साथ साथ बोलिएगा। पूरी लिस्ट आपके सामने है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रख रहा हूं, दोनों में टाइप करके ला रहा हूं। तो बस देख के आपको बोलना है। बोलने से चीजें याद होती है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। जैसे कि देखो, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया, 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी राष्ट्र पक्षी दिवस, 6 जनवरी इस बार गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई, जिसे प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाते हैं। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी अर्थ रोटेशन डे, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे, 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 16 जनवरी को पहली बार अभी भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस मनाया, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया। उसके अलावा 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे, 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे, अभी 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और 26 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया। तो ये जनवरी के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2027 तक असम की दूसरी राजधानी कौन सी होगी? तो आंसर होगा इसका डिब्रूगढ़। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, अभी उन्होंने ही कहा है कि चाय, तेल और कोयला व्यापार का ब्रिटिश काल का केंद्र रहा डिब्रूगढ़, ये राज्य की दूसरी राजधानी होगा। और वहां पर हम एक विधानसभा परिसर भी खोलेंगे। उद्देश्य है जीवन को आसान बनाना और संपर्क में सुधार करना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि असम के तेजपुर में भी एक राजभवन होगा और इसे राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा, तेजपुर को। इसके अलावा असम के सिलचर में मुख्य सचिव कार्यालय के साथ एक मिनी सचिवालय भी खोला जाएगा।
तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने नए असम के आर्थिक पुनर्जागरण के रीढ़ को मान्यता देने के लिए स्टार्टअप विभाग बनाने की योजना की भी घोषणा की है। अब ये इतनी सारी बातें असम से हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि कब तक, 2027 तक असम की दूसरी राजधानी कौन सी होगी, डिब्रूगढ़ होगी। और सांस्कृतिक राजधानी ये होगी असम का तेजपुर। अब बात असम की है तो लेकर के चलते हैं आपको असम में। ये रहा मैप में असम। देखो असम की अभी वर्तमान में कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री हो गए हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राजकीय पशु है एक सींग वाला गेंडा, पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक, वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, फल है काजी नेमो। लोक नृत्य यहाँ की बात करेंगे तो बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया। यहाँ का क्लासिकल डांस सत्रिया हो गया। यहाँ पे कुछ त्योहार हैं जैसे कि बिहू महोत्सव मनाया जाता है, वांचुआ महोत्सव हो गया, बेखो महोत्सव हो गया। और आप जानते हो असम का 7वां नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क भी है, कौन सा, देहिंग पटकई नेशनल पार्क। उससे पहले यहाँ का छठा बना था रायमोना नेशनल पार्क। बाकी के 5 कौन कौन से, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा और औरंग नेशनल पार्क। भारत का पहला तेल का कुआं ये कहाँ पर खोजा गया, डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा पुल ये भूपेन हजारिका है जिसे डोलिया सादिया पुल भी कहते हैं, डोलो सादिया पुल। लंबाई 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर यह बना है। ये तो असम के स्टैटिक हमने देख लिए। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी मैं आपको रिवाइज कराऊं यहाँ से। तो भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप, तो देखो अभी स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 शुरू किया असम ने। विभव तालुकदार ये असम के हैं। अभी IUCN का हैरी मैसेल पुरस्कार मिला था। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी है और इसी की सहायक नदी है कुल्सी नदी। और इसी नदी में विश्व में पहली बार सैटेलाइट के द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग की गई थी। उसके अलावा आप जानते ही हो नॉर्थ ईस्ट का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल नेचुरोपैथी हॉस्पिटल ये कहाँ पे खुला था, असम में। डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट ये गुवाहाटी में जो गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट है वो बना था। नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये खुला था असम में ही। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में फोर्ब्स ने 50 ओवर 50 नाम से एक ग्लोबल लिस्ट जारी की है। इसमें कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है, तो आंसर होगा 3। तो अभी अमेरिकी वैश्विक मीडिया कंपनी है फोर्ब्स, इसी ने अपनी पहली फोर्ब्स 50 ओवर 50 महिला वैश्विक सूची 2025 को जारी किया है। जिसमें अगर टॉप में कौन है बात करेंगे तो क्वारनिशा अब्दुल करीम है। वे संक्रामक रोग महामारी विज्ञान में विशेषज्ञ हैं। तो ये तो टॉप पर है। लेकिन हम 3 भारतीय महिलाओं की बात करें तो एक है गुज्जू बेन के नाम से मशहूर उर्मिला आशेर, ये इस पूरी लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। इस लिस्ट में दूसरी भारतीय महिला किरण मजूमदार शॉ हैं जो कि बायोकॉन की संस्थापक हैं। इस लिस्ट में ये 32 नंबर पर है। और एक है शीला पटेल, ये इस लिस्ट में 37 नंबर पर है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी पिछले महीने दिसंबर में फोर्ब्स ने 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट जारी की थी। उसमें भी 3 भारतीय महिलाएं थी। कौन कौन, निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार शॉ। वैसे उस लिस्ट में टॉप पे थी क्लाउडिया शियनबाम जो कि मैक्सिको की प्रेसिडेंट है। तो वो भी ध्यान में रखना, मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सर्बिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, नाम बताइए। तो नाम होगा मिलोस वुसेविक। तो सर्बिया के प्रधानमंत्री थे ये मिलोस वुसेविक, जिन्होंने अभी खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जानना नहीं चाहोगे क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे? दरअसल सर्बिया के दूसरे सबसे बड़े शहर है वहां पे एक नोवी सैड, वहां पे भी 1 नवंबर को रेलवे स्टेशन की एक छत का एक हिस्सा गिर गया था जिसमें 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस कारण से पब्लिक ने विरोध किया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन्होंने खुद से पद से इस्तीफा दे दिया। लगता है इन्होंने कभी भारत के बारे में सुना नहीं। अगर भारत में भी इस तरह से होने लग जाए ना तो अपने को क्या लगता है, हर हफ्ते यहाँ पे सरकार चेंज होती रहे, हर हफ्ते नए प्रधानमंत्री हमें पढ़ने पड़े। अच्छा, वैसे बात कौन सा देश की हो रही है यहाँ पे, सर्बिया। तो ये रहा मैप में सर्बिया, कैपिटल बेलग्रेड होती है, करेंसी है सर्बियन दिनार। अच्छा, वैसे ऑप्शन में देखोगे ना आप तो माइकल मार्टिन के बारे में पढ़ा था, आयरलैंड के प्रधानमंत्री नए बने थे। और बेलारूस के फिर से अभी प्रेसिडेंट बन गए कौन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको 7वीं बार। तो गाइज ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके सबसे पहले जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग। सपोर्ट जरूर कीजिए, सपोर्ट नहीं करते मैक्सिमम स्टूडेंट। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है तो यार शेयर जरूर करो।
और कुछ एक स्टूडेंट्स डेली उनके एक आध के मैसेजेस आते हैं कि वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसे छोटा करो तो छोटा करो। मैं डेली बताता ही हूँ वैसे लगभग कि आप लोगों के लिए छोटा वीडियो मैं बना रहा हूँ। लॉन्ग हो रहा है तो इसमें मैं कोई गाने तो गा नहीं रहा हूँ, आप लोगों का रिवीजन ही करवा रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको छोटे वीडियो चाहिए तो मैंने रिवीजन पार्ट हटा दिया, केवल करंट अफेयर्स का पार्ट रख दिया। वो 12 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर वो वीडियो खत्म हो जाता है। करंटास्त्र नाम से एक चैनल मैंने बनाया है, उसका लिंक डेली मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। वैसे अपने क्रिक एग्जाम चैनल के होम पेज पे भी जाओगे तो वहां पर भी वो चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वहां पे आप जा करके देखो आराम से, 10-15 मिनट में आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। और कभी कभी तो स्टूडेंट्स कमाल कर जाते हैं। एक जने मैसेज कर रहे हैं, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि वीडियो छोटा बनाओ, उसके अलावा कंटेंट पूरा दो, और उसके अलावा जिस स्पीड से आप बोलते हो उन्हें, आपको लगता है कि क्या मैं तेज स्पीड से बोलता हूँ, ये नॉर्मल स्पीड है, ना तेज है ना स्लो है, और वो डिमांड करते हैं कि स्लो भी बोलो। तो ये तीनों मैच ही नहीं हो पा रही है। तो वही वाली बात हो गई कि मैं पढ़ूंगा भी नहीं, एग्जाम भी देने नहीं जाऊंगा, और मुझे टॉप भी करना है। तो अगर वीडियो शॉर्ट भी करना है, कंटेंट भी ज्यादा चाहिए, और स्लो भी मैं पढ़ाऊंगा, तो ये कैसे मैच हो पाएगी? मैं तो ये समझ, कैसी कैसी बातें करते हो आप लोग। वो एक मीम नहीं आता क्या, कहाँ से आते हैं ये लोग, वो वाली बात याद आती है मुझे। कौन है ये, कहाँ से आते हैं ये लोग? चलो खैर, पीडीएफ अपनी टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। बाकी अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करवा देते, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी किसे आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। फिर पूछा यूटीटी 86th सीनियर राष्ट्रीय और अंतरराज्य टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 ये कहाँ पे आयोजित की गई? सूरत में। फिर पूछा विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया अभी 26 जनवरी को, जो कि जनवरी के आखिरी रविवार को होता है। फिर पूछा भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया? मॉरिशस। और फिर पूछा किस राज्य ने गरीबों और वंचितों के लिए इंदिराम्मा इंदु आवास योजना शुरू की? तेलंगाना। और बेलारूस के राष्ट्रपति फिर से बन गए अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और पश्मीना महोत्सव मनाया गया नेपाल में। नवे जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता इनियस पन्नीरसेल्वम। और किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल शुरू की? नागालैंड। और 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा बन गया? जसपे। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69 नंबर का भी सदस्य देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इजराइल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न,